हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट नंबर 9। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल पर टच कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाएंगी, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके आपकी वीडियो कैसे लग रही है आपको। ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, क्वेरीज आप पुटअप कर सकते हैं उसमें, तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग अमंग द फॉलोइंग। या इसमें जो वर्ड है आपका सा आपको दिया हुआ है, इसमें उस वर्ड की आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। वर्ड है आपका प्लेटिट्यूड, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी इसमें आपकी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, वो है आपका करेक्ट स्पेलिंग PLATITUDE, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि नॉर्मल, एकदम जो सिंपल होता है, साधारण। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको इस फिल इन द ब्लैंक को भरना है करेक्ट मॉडल वर्ब से। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्कार्सली स्टैंड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, कुड। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, यानी कि वो इतना थका हुआ था कि वो खड़ा भी नहीं हो सका। यहाँ पे कुड का यूज़ पास्ट फॉर्म में हुआ है, क्योंकि जो कुड होता है वो आपका कैन मॉडल आपका पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो वो खड़ा नहीं हो सका। क्योंकि प्रेजेंट में कैन का मतलब होता है सकता है, और कुड का मतलब होता है सका, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है मॉडल वर्ब कुड का। यानी कि वो स्ट्रेंथ को बता रहा है, वो पास्ट में किसी चीज़ का स्ट्रेंथ बताना हो तो हम कुड का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है यहाँ पे। अगर प्रेजेंट में अगर हम किसी की स्ट्रेंथ को बताते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। चेंज दिस असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, उस एजर्टिव सेंटेंस उसको आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आपको पता ही होगा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने ये सब पढ़ा ही होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। वो एक मोस्ट अनहैप्पी लाइफ को जीता है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं ABCD। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन थर्ड का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद पीरियड ऑफ। जो शेक्सपियर ने जो हिस्ट्री प्ले उन्होंने लिखे हैं, उनमें जो टाइम का जिक्र हुआ है वो लगभग 350 साल, जो टाइम ड्यूरेशन है उसका उसमें जिक्र हुआ है। 350 साल का जिक्र हुआ है उसमें। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ए, 350 ईयर्स। नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल थीम ऑफ निज़िम एज़ेकियल्स वर्क इज़। जो निज़िम एज़ेकियल जो इंडियन राइटर हैं, उनकी जो वो उन्होंने जितने भी जो वर्क लिखे हैं, उनकी सेंट्रल थीम क्या रही है। ऑप्शन आपके सामने, एलिनेशन, सोशल रिफॉर्म, पेट्रियटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है यानी कि सेपरेशन या अलगाव, जिसका मतलब अलग करना, मीन्स सेपरेशन का जो सेंस आता है, वो थीम रही है इनकी निज़िम एज़ेकियल के वर्क में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन। आपको यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन का भरना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे, आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन। मैं बैठूँगा अपने डेस्क पर अपना लेसन करने के लिए। तो मैं अपने डेस्क पर बैठूँगा। ठीक है, मैं डेस्क वहाँ पे है तो मैं उस पर बैठूँगा। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड जो प्रपोजिशन है वो कौन सा होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन आपके सामने, विथ, फॉर, एट और इन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट। आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन। एट का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ पर कोई एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर आपकी लोकेशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फिल द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। आई एम बैडली इन नीड डैश मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, ऑफ, ऑन, फॉर एंड विथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी। मुझे पैसों की इस टाइम पे सख्त ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ ए बैलड, बी ऑड, सी एपिक एंड डी सैटायर। तो ये जो फीचर्स हैं वो किसके होते हैं, वो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बैलड। ठीक है। बैलड को बोलते हैं आप गाथा गीत, मीन्स जो एपिक जो होता है
जिसको गाया जाता है, जिस एपिक को गाया जाता है, ठीक है, म्यूजिक के साथ, उसको हम बोलते हैं बैलेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे। फॉकनर्स वर्क डील्स विद द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ द ए अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन वेस्ट एंड अमेरिकन साउथ। जो विलियम फॉकनर हैं, अमेरिकन जो राइटर हैं, उनके जो वर्क डील्स करता है, जो उनका वर्क है टोटल, उसमें जो हिस्ट्री और लेजेंड्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो हिस्ट्री उसमें दिखाई गई है, उसमें जो लेजेंड्स उसमें दिखाए गए हैं वो कहाँ से हैं। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन साउथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। द एपिक इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स। जो एपिक होती है वो यूजुअली नॉर्मल तरीके से वो कितने बुक्स में वो डिवाइड होती है। तो ऑप्शन आपके सामने 10, 12, 14 एंड 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर नहीं 12। जो एपिक होता है आपका वो 12 बुक्स में वो नॉर्मली डिवाइड वो होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ चार्ल्स डिकेंस फेमस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। जो चार्ल्स डिकेंस की जो फेमस नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मीन्स उसमें जो मेन हीरो है, मेन जो वहाँ पे लीडिंग रोल में है, जो जो मेन जो उसमें आपके वो हैं आदमी हैं, जो जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो कौन है इसमें। ऑप्शन आपके सामने ए पिप, बी बॉस, सी ओलिवर एंड डी डेविड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विलियम फॉकनर वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन। जो विलियम फॉकनर है अमेरिकन राइटर, उनको नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, कब मिला था वो। ऑप्शन आपके सामने 1947, 1948, 1949 एंड 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द वर्ड कैमराडेरी मीन्स, जो वर्ड है आपके सामने कैमराडेरी, उसका मतलब क्या होता है। फीलिंग ऑफ एनिमिटी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ जेलसी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 14। फॉर ऑल द ऐसे द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म। इस ऐसे को किसने लिखा है, द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म, जो पब्लिश हुई थी आपकी 1811 में। तो ये आपका जो ऐसे है वो लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पी बी शैले के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, शैले। क्वेश्चन 15 देखते हैं यहाँ पे। द जेलर इज़ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ। जो जेलर होता है वो पर्सन किस चीज़ का इंचार्ज होता है, वो जो जेलर होता है आदमी, वो किस चीज़ का इंचार्ज होता है। ऑप्शन आपके सामने स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड क्रिकेट फील्ड। तो कॉमन सी बात है, जो जेलर होता है वो कहाँ पे होता है आपका, प्रिजन में होता है, यानी कि जेल के अंदर होता है, कैद खाने में होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है GAOLER, ऐसे आपको पढ़ने में आएगा वो। जी का सेंस आपको ग का आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ज के सेंस में। इसकी आवाज़, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ज से होगी, जी की। तो इसको वर्ड को जो प्रोनाउंस किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, जेलर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर सी, प्रिजन। क्वेश्चन 16 देखते हैं यहाँ पे। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तुम उसको उसके बचपन से जानते हो। तो इसमें वर्ड जो है करेक्ट कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन आपके सामने ए नो, बी हैव नॉन, सी आर नोइंग एंड डी न्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशन भरना है इसको। देवर स्टेट्समैन अकस्टम्ड डैश द मैनेजमेंट डैश ग्रेट अफेयर्स। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन भरी जाएगी आपकी, तो अकस्टम्ड जो आपका जो वर्ब है, इसके साथ जो प्रपोजिशन जुड़ती है वो है आपका टू। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में है इसका TO। और इसमें बाद जो सेकंड पार्ट में आएगा इसका, सेकंड ब्लैंक में, वो आएगा आपका ऑफ। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है, यहाँ पे आपको देखकर बताना है इसको। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रिच द स्कूल ऑन टाइम, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स, एंड डी लेट हिम ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर कैसे हुआ, क्योंकि जो आपकी एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में नॉर्मली जो आपका जो वर्ब होती है वो आपकी
थर्ड फॉर्म में रहती है, मीन्स जो आपकी वर्ब होगी वो चेंज हो जाती है पैसिव फॉर्म में, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है आपका, ये वो आपकी थर्ड फॉर्म है, यानी कि गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पे क्या है, गिवन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो इजीली आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो आंसर को। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है कि पैसिव फॉर्म में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द वर्ब रोटेट्स इफ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो उसके अंदर एक वर्ब आ रखी है रोटेट्स, रोटेट्स के नाम से, वो चेंज होगी या नहीं होगी इनडायरेक्ट स्पीच में, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे, ए रोटेटिंग, बी रोटेटेड, सी रोटेट एंड डी नो चेंज रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जब आपका डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, अगर वो उसका जो, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट में आपके डिवाइड होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट पार्ट द टीचर सैड, और दूसरा पार्ट आपका द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस, यानी एक पहले पहले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहला पार्ट जो है द टीचर सैड वो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें वर्ब आ रखी है सैड, तो ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड पार्ट है आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, वो एक तरह से वो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, और जब सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई सेंस आता हो तो वो पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज ही लिखा जाता है, वो मतलब उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करते हम। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस फिर इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस जो इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, ये कुछ ऐसे चेंज होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी रोटेट्स वर्ड चेंज नहीं होगा इसमें। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है, वो आपको देखकर बताना है यहाँ पे। I had no news of him since he left for Mumbai. I have had no news of him since he left for Mumbai. I have had no news of him since he has left for Mumbai. And D, I had no news of him since he had left for Mumbai. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, I have had no news of him since he left for Mumbai. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लिश इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट मीन्स इंग्लिश जो है वो फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इज सिमिलर टू मदर टंग ऑफ द लर्नर, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू द साउंड ऑफ ए फोन, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सिमिलर टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मदर टंग। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज़ नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स। यानी कि आपने इंग्लिश में देखा होगा कि कुछ जो वर्ड के अंदर जो कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, वो यानी कि जैसा वर्ड होता है, जैसा लेटर होता है, उसी हिसाब से इंग्लिश में आवाज़ भी नहीं आती। जैसे हमारे पास एक वर्ड है नो, KNOW, तो उसको इसमें के की साउंड इसमें क्या होती है, साइलेंट होती है, तो के की साउंड इसमें नहीं आ रही है तो उसको पढ़ा जा रहा है नो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो जितने इसमें लेटर लिखे जाते हैं, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में जितने एक वर्ड के अंदर जितने लेटर हैं, जरूरी नहीं कि सभी लेटर की साउंड हमें मिले उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज नॉट द सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स, यानी जितने उसमें लेटर्स होते हैं उसकी साउंड प्रॉपर, पूरी साउंड उसमें जरूरी नहीं कि प्रॉपर साउंड उसमें आए। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स में कुछ लेटर जो होते हैं वो साइलेंट भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच लिसनर गेट्स मास्टरी इन, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो हम इसमें अप्रोच हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है किस चीज़ में, स्ट्रक्चरल अप्रोच के कारण, रीडिंग स्किल्स में, लर्निंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में, या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में। तो ये कॉमन सी बात है फ्रेंड्स कि अगर जब हम पढ़ा रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो हम जब हम सेंटेंस को हम बना के दिखाएंगे बच्चों को, स्ट्रक्चर मीन्स जैसे मान लो कि हम कोई सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है उससे बच्चा क्या सीखेगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाना सीखेगा वो, यानी कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाएगा उससे, वो कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट आता है, कहाँ पे वर्ब आती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से वो
उस लैंग्वेज का, पर्टिकुलर लैंग्वेज का वो स्ट्रक्चर वो सीख जाएगा। तो उसका मेन जो है स्किल, वो जो है स्किल कहाँ पर, मतलब जो उसकी मास्टरी किस चीज़ में गेन होगी, उसकी स्ट्रक्चर में गेन होगी। तो कॉमन सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने साउंड्स होते हैं, मीन्स कितने वोवल साउंड्स होते हैं, कितने डिप्थोंग्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, उसमें तो आपको पता ही है कि 6 वोवल होते हैं और बाकी आपके जो बचते हैं, जो 5 होते हैं आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। A E I O U आपके वोवल्स होते हैं 5, और जो बाकी जो बचे 21 वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है साउंड्स की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, उसमें आपके जो टोटल साउंड्स होते हैं वो, यानी वोवल साउंड्स अलग होता है, डिप्थोंग्स अलग होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स अलग होते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जो इंग्लिश के अंदर जो टोटल वोवल साउंड्स होती हैं वो होती हैं 12। ठीक है, और जो डिप्थोंग्स होते हैं वो होते हैं 8, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो होती है आपकी 24। तो डिप्थोंग्स वोवल साउंड्स में जो जिस साउंड में सिर्फ वोवल का साउंड आए, जैसे हिंदी के हिसाब से आप देखते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, इस तरह से ये होते हैं वोवल साउंड्स। और डिप्थोंग्स में क्या होता है, मिक्सअप साउंड होते हैं। मिक्सअप मीन्स दो वोवल साउंड एक साथ आते हैं, जब जब दो वोवल साउंड एक साथ आते हैं तब वहाँ पे क्या होता है आपका, डिप्थोंग्स। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड्स तो आपको पता ही है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है वो। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 वोवल साउंड्स, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। तो आपका जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो यूज़ होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर एंड साइलेंट रीडर। जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है उसमें टीचर की ज़रूरत होती है या नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या वो पैसिव लिसनर होता है या फिर वो साइलेंट रीडर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम कोई भी टीचर जब ट्रांसलेशन करके पढ़ाता है ग्रामर को, ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करके वो पढ़ा रहा है, अब अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा रहा है वो, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, वो जो टीचर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो टीचर होता है वही तो समझाएगा कि जो, मान लो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज आपकी हिंदी है और आपकी सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश है आपकी। तो जब टीचर इंग्लिश को पढ़ाएगा तो वो किसका इस्तेमाल करेगा ज़्यादा, हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो, इस मेथड के हिसाब से, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। तो हिंदी के वर्ड को वो चेंज करके दिखाएगा आपको इंग्लिश में। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, तो इसमें टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर ही नहीं होगा तो वो समझाएगा कौन उस चीज़ को, डिटेल में कौन बताएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट के प्ले में हाफ मैन किन को बताया गया है। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, बहुत ही फेमस प्ले है, उसमें जो हाफ मैन है वो किन को बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने, ए पोलोनियस एंड लेटस, बी हैमलेट एंड होरेशियो, सी रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न, इनको हाफ मैन इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चार्ल्स लैम्ब रॉट अंडर द पेन नेम ऑफ, जो चार्ल्स लैम्ब हैं उन्होंने अपने पेन नेम का मतलब होता है यानी अपने जो आपका सिडोनिम होता है, मीन्स आपका दूसरे नाम से, निक नेम से। तो उन्होंने जो अपने दूसरे नाम से जो लिखा है वो उनका दूसरा नाम क्या है, जिस नाम से उन्होंने अपनी जो रिटर्न वर्क को उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने, द रोवर, अल्फा ऑफ द प्लव, सी क्यूरर एंड डी एलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी, एलिया। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने एलिया के नाम से अपने जो वर्क हैं वो उन्होंने लिखे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हु सेड मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये सब किसने कहा कि जो मिल्टन है वो ट्रू पोएट है वो, और वो डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं बिना उनको जाने। ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने, सैमुअल जॉनसन, पी.बी. शेले, एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम ब्लेक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक ने ऐसा कहा है। क्योंकि जो जॉन मिल्टन है उन्होंने जो उनका जो एक उनकी जो पोएम है
पैराडाइज लॉस्ट, तो उनमें उन्होंने जो सैटन है, सैटन मीन जो शैतान है, उसको उन्होंने थोड़ा सा पावरफुल दिखाया है। ठीक है, उनको ज़्यादा उन्होंने पावरफुल, ज़्यादा एकदम खतरनाक दिखाया उन्होंने उसको, और जो गॉड है उनको थोड़ा सा वैसे उन्होंने वैसे नहीं दिखाया उस हिसाब से। तो उन्होंने इस वजह से जो विलियम ब्लेक है उन्होंने मिल्टन को ऐसा कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, हु इज कॉल्ड एन आर्च पिस्ट ऑफ नेचर, किसको आर्च पिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले कुछ जो अपने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो नेचर के सबसे करीब हैं, जो पोएट्स नेचर के सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं वो कौन है आपके, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अगर नेचर की बात आती है उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो नेचर का पुजारी है, ठीक है, जो प्रकृति का पुजारी है वो कौन सा पोएट है, तो आपका एक ही आंसर होगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन से रहे हैं, मीन्स सबसे जो पहले पोएट रहे हैं विक्टोरियन एरा के, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है विक्टोरियन एरा को, वो कौन से हैं इसमें। ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी थॉमस हार्डी एंड डी चार्ल्स डिकेंस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो सेशन। टोटल 30 क्वेश्चन इसमें हमने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। आई होप को ये सारे क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर।